जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर, जहां आप प्रतिदिन कुछ नए जो वैकेंसी हो या फिर नए जो एग्ज़ाम से संबंधित आप नई नई जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अभी जो इंटर लेवल का आपको बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो परीक्षा आयोजित की जा रही है या फिर जिसका फॉर्म निकला है 11,000 के करीब में, तो आप उसमें जो आप अपेयर हो रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले जो रुक्मिणी पब्लिकेशन का हम ये स्टार्ट करते हैं, जिसमें रुक्मिणी पब्लिकेशन का देखिए कि मार्केट में जो बुक अवेलेबल है, तो इसमें है कि अब जो पिछली बार प्रश्न पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, तो उनका आप एक आइडिया लगा लीजिए। उसके बाद कोई प्रैक्टिस सेट आप करने का प्रयास करें, क्योंकि पिछले विगत वर्षों में जो भी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं वो आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। तो चलिए आज हम जो देखते हैं कि 2011 का एक प्रश्न पत्र है, इसमें सचिवालय सहायक प्रारंभिक परीक्षा पीटी का, उसको देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हम देखिए हमारा यहाँ है, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खड़गवासला हो जाएगा। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र खड़गवासला में स्थित है। खड़गवासला जो है आपको, इसमें जो है आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी का भी मुख्यालय है। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कर्नाटक के शिवसमुद्रम में 1902 में शुरू किया गया था, और ये जो है आपको कावेरी नदी पर स्थित है। और इनसे जो रिलेटेड कुछ और जानकारी है कि आप कोयना जल विद्युत परियोजना भारत में सबसे बड़ा पूर्ण पन बिजली विद्युत संयंत्र है। देश का सबसे पुराना जल विद्युत परियोजना की शुरुआत 1897 में दार्जिलिंग में हुई। दामोदर घाटी निगम जो है भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, जो 1948 में स्थापित किया गया है। तो इससे इतने सारी जानकारी मिलेगी। अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया और मार दिया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तात्या टोपे हो जाएगा। तात्या टोपे को अपने मित्र के द्वारा धोखा मिला था, जिस कारण से ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया और उसे मार दिया गया। तात्या टोपे को उनके एक विश्वसनीय मित्र, जिनका नाम मान सिंह था, उनके द्वारा धोखा देने के कारण वे पकड़े गए। और अब कुछ आइए जान लेते हैं कि जो 1857 के जो विद्रोह में उनके नायक और उनके जो कार्य क्षेत्र है, जैसे कुंवर सिंह जी के द्वारा जो है जगदीशपुर आरा का नेतृत्व किया गया था। नाना साहब कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे। दिल्ली से बख्त खां के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था। लखनऊ से आपको बेगम हजरत महल हो जाएगी, और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, और उसके बाद आपको बरेली से खान बहादुर खान हो जाएगा। नाना साहब जो है 1857 की क्रांति में कानपुर से तात्या टोपे के साथ मिलकर विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। तात्या टोपे का आपको मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था, और इसे अंग्रेजों के द्वारा फांसी की सजा दिया गया आपको 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व जो है स्वतंत्रता प्राप्ति का प्रस्ताव पारित किया गया था। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था। 1928 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया। 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गांधी जी के गोखले के द्वारा किया गया। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है कभी भी इसकी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किसी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की गई। और 1931 के जो कराची अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्राम पंचायतों की स्थापना। ग्राम पंचायत की स्थापना नीति निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है। भारतीय संविधान के भाग में जो है अनुच्छेद
भाग 4 में जो है आपको अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्यों के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है। इसमें आपको जैसे कुछ ऐसी अनुच्छेद है जिसके बारे में आप जानेंगे। तो इसमें जैसे 39C में है कि धन का समान वितरण होगा। 40 में आपको ग्राम पंचायत का गठन है। 42 में प्रसूति सहायता है। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन है। अनुच्छेद 49 में स्मारक स्थान जो भी है उसका संरक्षण है न्यायपालिका के द्वारा। और अनुच्छेद 50 में जो है न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक्करण अर्थात अपने अपने कार्यों से अलग किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है किस चीज से? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांस्य युग से। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता की सिंधु सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी हम लोग जानते हैं। कार्बन डेटिंग जो 14 है उसके अनुसार जो इसका तिथि निर्धारण जो है किया गया है 2350 से 1750 BC। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। यह वर्तमान में रावी नदी के किनारे पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। इसमें है आपको रेड क्लिफ रेखा जैसे कि भारत पाकिस्तान के बीच है। मैकमोहन भारत चीन हो ही गया। डोरंट रेखा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान हो जाएगा। 17वीं समानांतर रेखा आपको उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के बीच में है। 49वीं समानांतर रेखा आपको USA कनाडा के बीच में है जो दुनिया का सबसे बड़ा सीमा रेखा है। हिडनबर्ग रेखा आपको पोलैंड जर्मनी के बीच में है। मैगिनॉट रेखा जर्मनी फ्रांस के बीच में है। ओडरनिसे रेखा आपको पोलैंड तथा जर्मनी के बीच में है। ये सब जो रेखा है इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला देख लेते हैं। नीचे दी गई प्रमुख घटनाओं का सही तिथि क्रम क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जैसे पहले आपको बांग्लादेश का बनना 1971 इसका ये हो जाएगा। उसके बाद पोखरण प्रथम का जो परीक्षण हुआ है ये हो जाएगा आपको ये 1974 हो जाएगा आपको। उसके बाद आपको अगला जो है तीसरा नंबर का, इसमें देखिए कि सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना, तो ये आपको 1975 में ये हुआ है। उसके बाद अब बच जाता है ये कि SLV-3 का लॉन्च, तो ये आपको हुआ है 2001 ईस्वी में। तो इस प्रकार से पश्चिम पाकिस्तान की सहायता से जैसे हम लोग जानते हैं कि बांग्लादेश का अभ्युदय हुआ है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और इसकी मुद्रा टका है। बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस जो है 26 मार्च को मनाता है। पोखरण 2 जो है हम लोग 11 और 13 मई 1998 को किया गया। पोखरण 1 का जो है नाम आपको कोड नेम जो है स्माइलिंग बुद्धा था। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। 1 डिग्री देशांतर का भूमध्य रेखा पर दूरी जो है 111.32 किलोमीटर होता है। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण किया किनके शासनकाल में? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हर्षवर्धन के शासनकाल में। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत का भ्रमण किया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है आपको 629 में वहाँ पे अपना यात्रा प्रारंभ किए थे और वे लगभग 15 वर्षों तक भारत में रहे। नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे वहाँ पे शिक्षक के रूप में भी रहे और इनका जो भी डिटेल है आपको अपना यात्रा वृत्तांत सीयूकी में अपना वर्णन किया है। बिंदुसार के दरबार में डायनोसियस आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फाहियान आया था। तो ये कुछ विदेशी यात्री थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान आपको 1979 ईस्वी में किया था।
इन्होंने 1950 में सर्वोदय योजना भी प्रारंभ किया था। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ये सब सभी आंदोलन का आह्वान किया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको वह है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम विंग्स ऑफ फायर के लेखक हैं। एपीजे अब्दुल कलाम की जो अन्य रचना है इग्नाइटेड माइंड्स, यू आर बॉर्न टू ब्लॉसम, टेक माई जर्नी बियॉन्ड इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, इंडिया माई ड्रीम इत्यादि जो भी है इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। भाखड़ा नांगल बांध कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सतलुज नदी पर। भाखड़ा नांगल बांध जो है सतलुज नदी पर स्थित है और ये भारत का जो है पहला बांध परियोजना है। आइए कुछ और जो है बांध और किस नदी पर है उसके बारे में जानते हैं। जैसे रंजीत सागर बांध आपको रावी नदी पर हो जाएगा। चिनाब नदी पर आपको दुल्हस्ती परियोजना और सलाल परियोजना है। फरक्का परियोजना आपको गंगा नदी पर है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर और काकरापारा भी ताप्ती नदी पर है। और इसके साथ जो एक फेमस है हीराकुंड बांध परियोजना, ये आपको महानदी पर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कलहन द्वारा रचित राज तरंगिणी में वर्णन है किस चीज का? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कश्मीर का इतिहास। कलहन द्वारा रचित राज तरंगिणी में कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णन किया गया है। कलहन ने संस्कृत भाषा में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सबसे पहले प्रयास किया था। चंद्रगुप्त के शासन के बारे में कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य जो भी कहते हैं, इसके द्वारा जो लिखा गया पुस्तक है वो अर्थशास्त्र है। और इससे जो है हमें मौर्य युगीन साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखेंगे। राजा राम मोहन राय संस्थापक थे किस चीज के? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्म समाज के। राजा राम मोहन राय जी के द्वारा 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। आइए कुछ और समाज और उसके संस्थापक के बारे में जानते हैं। जैसे आत्मीय सभा वेदांत कॉलेज की जो स्थापना, ये भी आपको राजा राम मोहन राय जी के द्वारा की गई थी। आर्य समाज की स्थापना आपको स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना जो है आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा की गई थी। उसके बाद रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है ये आपको स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। बेलूर मठ की स्थापना ये भी स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई। और वेद समाज की स्थापना आपको केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मैगिनॉट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्रांस और जर्मनी के बीच में। मैगिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के मध्य स्थित सीमा रेखा है। और दूसरी जो है यूएस और कनाडा के अगर मध्य हम लोग देखते हैं तो ये 49वीं समानांतर रेखा है। आइए कुछ और अन्य देशों के बीच और उनके सीमा रेखा के बारे में जान लेते हैं। जैसे पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसे डोरंट रेखा के नाम से जानते हैं। भारत चीन के बीच में जो सीमा रेखा है उसे मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। पाकिस्तान एवं भारत के बीच में जो सीमा रेखा है रेड क्लिफ रेखा या 24वीं समानांतर रेखा, अगर ये भी आएगा परीक्षा में तो आप इसे मारिए। जर्मनी और पोलैंड के बीच में हिंडनबर्ग रेखा और ऑर्डरनीशे रेखा है। रूस और फिनलैंड के बीच में मैनरहीम रेखा है। फ्रांस और जर्मनी के बीच में मैगिनॉट रेखा और सीजफ्राइड रेखा जिसे कहते हैं। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में 17वीं समानांतर रेखा। उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया के बीच में जो है 38वीं समानांतर रेखा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सतलुज नदी का उद्गम क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीन में हो जाएगा। सतलुज नदी का जो उद्गम स्थल है वो आपको तिब्बत में है, तो जो चीन में है। सतलुज नदी जो है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से राकस ताल से निकलती है। सतलुज नदी चिनाब नदी से मिलती है। दोनों नदियां मिलकर जो है पंचनद का निर्माण करती है। सतलुज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना निर्मित है। यह शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती हुई पंजाब में आती है। सिंधु नदी का उद्गम स्थान तिब्बत के मानसरोवर झील के पास सोनाख्या बाब हिमनद से होती है।
गंगा नदी का अगर उद्गम स्थान जाने तो इसे गंगोत्री से, यमुना का उद्गम यमुनोत्री से तथा गंडक का उद्गम जो है आपको नेपाल से होती है। अगला प्रश्न देख लेंगे। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया गया था। स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय ध्वज पहली बार 14 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि में लाल किले पर फहराया गया था। राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है वह भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। यह सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। इसमें 24 तिलियां हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को पिंगली वेंकैया जी के द्वारा डिजाइन किया गया था। इसका रंग नेवी ब्लू है, ये जो चक्र का है। और उसके बाद ध्वज की जो लंबाई चौड़ाई का अनुपात होता है, लंबाई 3 और चौड़ाई 2 के अनुपात में होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया कब? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1911 ईस्वी में। 1911 में भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया था। 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था, इसमें पहली बार इसे जो भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है, इसे गाया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित विशन नारायण धड़ जी के द्वारा किया गया था। भारत सरकार ने इसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। इस राष्ट्रगान की जो अवधि होती है 52 सेकंड की, और संक्षिप्त में जब होता है तो इसे 20 सेकंड का ही होता है। इसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित किया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं कौन? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर वी कुरियन अर्थात वर्गीज कुरियन होगा। भारत में श्वेत क्रांति के जनक जाने जाते हैं और भारत में इनके द्वारा जो है श्वेत क्रांति या दुग्ध के उत्पादन में सर्वोच्च तरक्की करवाया गया था। इन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इनकी मृत्यु सितंबर 2012 में हो गई। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आम हो जाएगा। भारत का जो राष्ट्रीय फल है आम है। और आइए कुछ और अन्य जो राष्ट्रीय स्तर पर है उनके बारे में जानते हैं। भारत का राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है, जिसका वैज्ञानिक नाम नीलम्बियन न्यूसिफेरा है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, जिसका वैज्ञानिक नाम फाइकस वेंगलेलोन्सिस है। अगला है जो आपको राष्ट्रीय पशु अगर पूछा जाए तो वो बाघ है, जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। अगर भारत के राष्ट्रीय विरासत पशु के बारे में पूछा जाए तो ये आपको हाथी हो जाएगा, जिसका जो वैज्ञानिक नाम है एल्फेस मैक्सिमस हो जाएगा। और भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दुनिया का नवीनतम देश कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 दक्षिण सूडान गणतंत्र हो जाएगा। दुनिया का नवीनतम देश आपको दक्षिण सूडान गणतंत्र ही है। और सूडान से ये अलग होकर 2011 में स्वतंत्र हुआ है या गणतंत्र हुआ है। और इसकी जो राजधानी है जुबा है। सूडान की राजधानी खार्तूम है। और दुनिया की सबसे लंबी नदी जो नील नदी है, मिस्र देश को पूर्वी और पश्चिमी देश हिस्सों में विभाजित करती है। आइए अगर आपको ये जो दक्षिणी सूडान है यह हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जो कुछ इम्पोर्टेंट देश हैं जिसके राज्य राजधानी के बारे में बराबर प्रश्न पूछते जाते हैं, तो आइए कुछ जो प्रश्न है उनको जो देखते हैं कि मिस्र की राजधानी अगर पूछा जाए तो काहिरा है। सोमालिया की राजधानी मोगाडिशु है। और सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया हो जाएगा। केन्या की राजधानी नैरोबी, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे, बुरुंडी की राजधानी बुजुम्बरा, घाना की राजधानी अक्रा, नाइजर की राजधानी नियामी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिहार हो जाएगा। न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश बिहार है। 2011 के जनगणना अनुसार बिहार का साक्षरता दर जो है 63.82% है। सबसे उच्च शिक्षा दर वाला राज्य जो है केरल है 93.91% के साथ में। बिहार सर्वाधिक जनघनत्व वाला भी राज्य है, जहाँ पे 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं।
अगर न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य अगर पूछा जाए तो वो आपको अरुणाचल प्रदेश होगा, जहाँ पे मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, सम्राट अशोक जिसने 40 वर्षों तक भारत पर राज किया की राजधानी उस समय किस नाम से जानी जाती थी, या उस समय नाम क्या था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र होगा। अब इसमें देखिए, ये जो है सम्राट अशोक 40 वर्ष तक भारत पर राज किए और उनकी राजधानी का नाम पाटलिपुत्र, और ये जो है मौर्य वंश से संबंधित थे। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार तथा बिंदुसार का पुत्र जो है अशोक था। अशोक 269 ईस्वी पूर्व में मगध के राज सिंहासन पर बैठा। मौर्य शासकों में अशोक और उनका पौत्र दशरथ बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग पर विजय प्राप्त किया। अगला प्रश्न देखते हैं, ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो संबंधित है किससे, किस राज्य से? ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो किस राज्य से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिहार से। प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा है, बिहार से संबंधित है। नीतीश कुमार जो है रिकॉर्ड 7 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ, ये 7 तो इसमें बुक में दिया है, लेकिन 8 बार हो चुका है। आप लोग इस बार इसको चेक कर लेंगे। और नीतीश कुमार जो है प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक मुख्यमंत्री रहे हैं। अब नीतीश कुमार जी के बारे में कुछ अन्य बातें, जो नीतीश कुमार का जन्म बिहार के बख्तियारपुर में हुआ था, और कुछ वर्ष को अगर छोड़ दिया जाए, जैसे बीच में थोड़ा थोड़ा समय के लिए वो मुख्यमंत्री रहे हैं, तो वर्ष 2005 से वो लगातार अभी तक वो मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं। 2000 में वे पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन वे 7 दिन के बाद ही उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। ये भारत के 2001 से 4 तक भारत के रेल मंत्री भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश हो जाएगा। आसियान का सदस्य देश बांग्लादेश नहीं है। आसियान का अगर पूरा नाम पूछा जाए तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन हो जाएगा, दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। इसमें जो शामिल सदस्य देश हैं वो है आपको म्यांमार हो जाएगा, कंबोडिया हो जाएगा, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस तथा सिंगापुर। इसकी जो स्थापना है आसियान की, इसकी स्थापना आपको 8 अगस्त 1967 में हुआ था। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में है। 24 अगस्त 1996 से भारत इसका पूर्ण संवाद सहभाग है। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 10 है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा पैटर्न जैसे पूछा जाता पहले कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, तो अब यहाँ पे आपको भारत के प्रथम राष्ट्रपति के बारे में तो होनी ही चाहिए जानकारी, लेकिन अब वो कहाँ से है ये पूछ दिया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिहार हो जाएगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो अब इसके राज्य के बारे में पूछा जा रहा है। बिहार राज्य से भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये जो है इनके द्वारा जो है, अब बिहार के बारे में कुछ और अन्य जानते हैं। सदाकत आश्रम की स्थापना मजहरुल हक जी के द्वारा की गई, और महाप्रायण घाट जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल है, और इन्हें जो है हम लोग अजातशत्रु या देश रत्न के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पटना हो जाएगा। सिखों के 10वें व अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जो है इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना साहिब में हुआ था। इनके द्वारा जो है खालसा पंथ बाहुल प्रणाली की शुरुआत की गई। इन्होंने अपने आप को सच्चा बादशाह या पातशाह कहा था। इनकी हत्या 8 अक्टूबर 1708 ईस्वी में नांदेड़ में गुल खां नामक पठान के द्वारा कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, खाद्य एवं कृषि हो जाएगा।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1946 में गठित अंतरिम सरकार के खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। इनसे लगातार प्रश्न पूछे जाते रहते हैं कि कौन किस विभाग के मंत्री रहे हैं। तो इसमें अगर आपको रक्षा मंत्री के बारे में पूछा जाए तो ये आपको बलदेव सिंह हो जाएंगे। अगर आपको इसमें विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल संबंधित, ये जवाहरलाल नेहरू को मिल गया था उस समय में। उसके बाद खाद्य एवं कृषि तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो ही गया। उसके बाद रेल मंत्री पूछा जाए तो अरुणा असफ अली हो जाएगा। श्रम मंत्री जगजीवन राम हो जाएंगे। गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री पूछा जाए तो वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री अगर पूछा जाए तो जॉन मथाई हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, वैश्विक तापमान के बढ़ाने की समस्या से निपटने के लिए लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न्यूजीलैंड। वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए जो इसका कमी करने के लिए जो है अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला ये विश्व का पहला देश बन गया है, न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर एक ही हो जाएगा, ये फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का संसाधनीकरण के संबंध में। तो ये जो है आपको इस क्षेत्र में जो है 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा उल्लेखनीय योगदान या फिर प्रोग्रेस किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, नीदरलैंड हो जाएगा। इच्छा मृत्यु को कानून का रूप देने वाला ये पहला देश बन गया है। ऑस्ट्रेलिया में इच्छा मृत्यु अवैध है। जापान में विशेष परिस्थितियों में ही इच्छा मृत्यु की अनुमति है। आईपीसी की धारा 309 के अंतर्गत आत्महत्या को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये आईपीसी ये हमारे भारत के लिए है। अगर भारत में कोई इच्छा मृत्यु या आत्महत्या करते हैं तो वो 309 के अंतर्गत वो जो है दंडनीय अपराध है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चुनाव आयोग। भारत के संविधान की किसी धारा के तहत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया पहला आयोग चुनाव आयोग था। चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संस्था है। भारतीय निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई। इसीलिए 25 जनवरी को हम लोग मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारत के चुनाव आयोग के या फिर जो निर्वाचन के संबंध में जो है हमारा अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक इसी से संबंधित प्रावधान है। वर्तमान में हमारे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड में। विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक स्थल दावोस स्विट्जरलैंड में स्थित है। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 1971 में किया गया। जेनेवा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर क्लास एम स्वाब इसके संस्थापक थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बेल बार्कर कप प्रदान किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुक्केबाजी के लिए। बेल बार्कर कप मुक्केबाजी खेल से संबंधित है। क्रिकेट से संबंधित जो कुछ ट्रॉफी है जैसे रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी। फुटबॉल से संबंधित कुछ ट्रॉफी है जैसे डेविस कप, मर्डेका कप, संतोष ट्रॉफी, रोबर्ट्स कप, डीसीएम ट्रॉफी, फेडरेशन कप। हॉकी से संबंधित कुछ ट्रॉफी हैं, आगा खां कप, बेटन कप और ध्यानचंद ट्रॉफी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु तथा झेलम के बीच में। प्राचीन नगर तक्षशिला सिंधु और झेलम के बीच स्थित है। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर के निकट सोनो ख्वाब या सिंघी ख्वाब भी कहीं कहीं बोलते हैं हम लोग इसे,
ग्लेशियर से निकलती है। भारत में यह लेह में प्रवेश करती है, फिर पाकिस्तान में तथा वहां से अरब सागर में गिर जाती है। सिंधु नदी समूह की 5 महत्वपूर्ण नदी है, जैसे झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से सन्यासी विद्रोह प्रसिद्ध हुआ था। आनंद मठ से ही भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है। सन्यासी विद्रोह केना सरकार के नेतृत्व में 1766 से 1800 तक बिहार बंगाल में चलता रहा था, और इसी प्रकार भील विद्रोह सेवाराम के नेतृत्व में 1825 से 31 तक पश्चिमी घाट में चला। अहोम विद्रोह भी एक महत्वपूर्ण विद्रोह था जो अंग्रेजों के विरुद्ध चलाया गया था। ये 1828 में चलाया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है। ये गलत है। तो इसमें जैसे कावेरी नदी का उद्गम स्थल आपको ताल कावेरी कर्नाटक में है, न कि आंध्र प्रदेश में। यह कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक नदी है। यह पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। गोदावरी नदी का उद्गम जो है पश्चिमी घाट में त्र्यंबक पहाड़ी से होती है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गंगूबाई हंगल हो जाएगा। गंगूबाई हंगल हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है। लीला सैमसन सेंसर बोर्ड की अध्यक्ष रह चुकी हैं। वह भारतनाट्यम में निपुण हैं। इसके बाद जो है स्वप्न सुंदरी जो है कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। कुचिपुड़ी आपको आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के अनुभवों पर कोलंबो से अल्मोड़ा तक की जो है तक का ये व्याख्यान आधारित है। कर्म योग, ज्ञान योग, राजयोग आदि पुस्तकें इनके द्वारा जो है लिखी गई थी। इनके द्वारा जो है प्रबुद्ध भारत स्वामी विवेकानंद के द्वारा निकाला गया मासिक पत्रिका था। इनका जन्मदिन को हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में 12 जनवरी को मनाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री। भारत का प्रधानमंत्री वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, पुरातत्व विभाग एवं अंतरिक्ष विभाग के अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न ये है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में प्रारंभ हुई थी। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं, गन्ना, मक्का तथा बाजरा आदि फसलों के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई थी। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग के द्वारा जो है ये नोबेल पुरस्कार जो कि विजेता अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे, और इनके द्वारा जो है इन्हीं को विश्व स्तर पर जो है आपको हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को भारत के हरित क्रांति के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परमाणु ऊर्जा आयोग से। श्री कुमार बनर्जी परमाणु ऊर्जा आयोग से संबंधित हैं। वर्तमान में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कमलेश नीलकंठ व्यास हैं। ये थोड़ा सा जो है जो भी रुक्मिणी के प्रैक्टिस सेट में ये आंसर दिया हुआ है तो थोड़ा सा उस पर बेस्ड है। आप लोग अपने स्तर से भी जो इसका जो डिटेल में 6 महीने का होता क्या है कि एग्ज़ाम में लास्ट 6 महीने का आपको करंट अफेयर्स पढ़ना ज़रूरी होता है। तो जैसे ही एग्ज़ाम इसका निकट आएगा तो लास्ट 6 महीने का करंट अफेयर्स हम वो अपडेट करके करवा देंगे। तो इसे आप लोग अपने स्तर से भी देख लीजिएगा, जो बदलते रहते हैं।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हैदराबाद में। हैदराबाद में राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान स्थित है। और कुछ अन्य संस्थान जैसे कि राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान और डीएनए फिंगरप्रिंट और डायग्नोसिस के बारे में अगर ये पूछा जाए तो इसका भी संस्थान जो है आपको हैदराबाद में ही है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च आपको इंस्टीट्यूट अगर पूछा जाए तो ये आपको मुंबई में हो जाएगा। उसके बाद अगर पुणे में पूछा जाए तो भारतीय मौसम वेधशाला, ये बराबर प्रश्न पूछे जाते हैं। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लिएंडर पेस। लिएंडर पेस भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से भी जुड़े हुए हैं। लिएंडर पेस को इंडियन एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टेनिस से। लव जो है टेनिस खेल से संबंधित है। और कुछ अन्य शब्दावली जो बराबर प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे क्रिकेट से संबंधित अगर पूछा जाए आपको तो एलबीडब्ल्यू, पॉपिंग क्रीज, स्ट्रोक, गुगली, हुक, थर्ड मैन। पोलो से अगर कोई प्रश्न अगर बराबर ये पूछा जाता है, बेकर, चकर, चुक्का, बंडर। बैडमिंटन से जैसे ड्यूस, क्रॉस शॉट, नेट फॉल्ट, डबल फॉल्ट इत्यादि, ये सब बैडमिंटन से रिलेटेड है। क्यू, ब्रेक, पॉइंट, कैंसा, हैजर्ड, ये बिलियर्ड से संबंधित है। और बेसबॉल से संबंधित आपको डायमंड, होम और बैट्समैन है। जैसे बेसबॉल आपको ये सब जो है अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 2014 के राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए जाएंगे? तो ये देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान आपको रखना ये है कि ये प्रश्न आप जो है ये 18/12/2011 के जो है बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो बीएसएससी का जो सचिवालय सहायक का प्रारंभिक परीक्षा का ये प्रश्न है, तो उसके अनुसार से ये प्रश्न पूछा गया है। तो करंट अफेयर्स इसी टाइप के पूछे जाते रहे हैं। तो ये उस समय के बारे में पूछा जा रहा है, तो जो कि अभी समाप्त भी हो चुका है। हालांकि इस प्रश्न का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी, स्कॉटलैंड हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वृंदावन गार्डन स्थित है कहाँ पर? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मैसूर हो जाएगा। वृंदावन गार्डन मैसूर में स्थित है। और कुछ अन्य जो बहुत फेमस है उसके बारे में जो पूछा जाता है, चलिए जान लेते हैं। जैसे श्रीरंगपट्टनम में जो है मैसूर, ये जो श्रीरंगपट्टनम है ये भी मैसूर में है। धर्मशाला के बारे में जहाँ पे ये आपको दलाई लामा का ये वहाँ पे जो आश्रम है वो भी आपको बहुत फेमस है, बराबर परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये आपको हिमाचल प्रदेश में है। वृंदावन अगर पूछा जाए तो ये मथुरा में है। और वृंदावन गार्डन पूछा जाए तो ये मैसूर में है। वृंदावन मथुरा में है। ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश मनाली में है। मिगू झील ये भी आपको हिमाचल प्रदेश मनाली में है। नवग्रह महल आपको ओडिशा में है। सूर्य मंदिर ये भी कोणार्क ओडिशा में है। इसे गंग वंश के शासकों के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। उस राज्य का नाम बताएं जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिहार। बिहार राज्य के अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेल मंत्री बने हैं। बिहार राज्य के जैसे केंद्रीय रेल मंत्री पहले ललित नारायण मिश्र हुए, उसके बाद जॉर्ज फर्नांडिस, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार तथा लालू यादव। भारत के प्रथम रेल मंत्री अगर पूछा जाए तो ये आपको जॉन मथाई थे। वर्तमान में आपको भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। अश्विनी वैष्णव को संचार और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का भी प्रभार दिया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक टेनिस खिलाड़ी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रेग जॉन्स हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। श्री HR भारद्वाज राज्यपाल हैं कहाँ के? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्नाटक के। इसमें श्री HR भारद्वाज कर्नाटक के राज्यपाल हैं। वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल हालांकि जो है थावरचंद गहलोत हैं। यहाँ प्रश्न के हिसाब से जब ये पूछा गया है तो उस समय
पहले ही आपको ये बता चुके हैं कि ये जो है 2011 में ये जो है सचिवालय सहायक का प्रश्न है। इसके अनुसार से ये आंसर है आपको कर्नाटक के श्री HR भारद्वाज, लेकिन वर्तमान में आपको श्री थावरचंद गहलोत हैं। अब इसके बारे में कुछ कुछ जानकारी अन्य राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बारे में जरूर आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न जो है ये आपको देखिए रीजनिंग है, ये मैथ रीजनिंग, ये अनुपात वाला ये प्रश्न है। अब ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, H5N1। H5N1 बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है। एवियन फ्लू वायरस एक प्रकार का स्ट्रेन इन्फ्लुएंजा वायरस है जो मुख्य रूप से पक्षियों को संक्रमित करता है। यह वायरस मनुष्य को भी संक्रमित कर सकता है। इस तरह के फ्लू अक्सर ही बीमार पक्षियों के संपर्क में आने से होता है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैल सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार H5N1 के कारण संक्रमित लोगों की मृत्यु दर 60% है। अगला प्रश्न देखेंगे, मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ क्या होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। मोबाइल में प्रयुक्त कुछ अन्य जो शब्दाक्षर होते हैं उनका भी विस्तार में आपको अर्थ जानना जरूरी है। जैसे सिम का तो हो गया सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। रैम का होता है, जैसे पूछे जाते हैं कभी कभी जो कंप्यूटर से रिलेटेड, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रोम पूछा जाए तो रीड ओनली मेमोरी होगा। वायरस का अगर फुल फॉर्म अगर जानना हो तो विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सेज हो जाएगा। और PNG का अगर पूछा जाए तो पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स हो जाएगा। और IP का अगर पूछा जाए तो इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाएगा फुल फॉर्म। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पिंड सायंकाल या रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, शुक्र हो जाएगा। सायंकाल या रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता ग्रह शुक्र है। शुक्र पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। इसे पृथ्वी की भगनी ग्रह भी कहा जाता है। शुक्र सौर मंडल का छठा सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य के सबसे निकट अगर ग्रह पूछा जाए तो ये आपको बुध ग्रह होगा। सूर्य और शुक्र और अरुण ग्रह को छोड़कर बाकी सारे ग्रह पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की तरफ घड़ी की उल्टी दिशा में घूमते हैं, जबकि शुक्र और अरुण जो है ग्रह पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमते हैं। अर्थात शुक्र और अरुण पर सूर्योदय पश्चिम की ओर होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, समुद्रीय शीतल पवन बहती है कहाँ से? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिन में समुद्र से भूमि की ओर। समुद्रीय शीतल पवन जो है दिन में समुद्र से भूमि की ओर बहती है। गर्मियों के दिन में सूर्य की गर्मी से पृथ्वी समुद्रीय जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाती है, जिससे स्थल की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और समुद्र की ओर जाती है। इससे स्थान को घेरने के लिए समुद्र की ओर से जो ठंडी वायु चलती है, इस प्रकार की संवहन की धाराओं को समुद्री समीर कहते हैं। और स्थलीय समीर अगर जानना हो तो स्थल से समुद्र की ओर रात में चलती है। ये रात्रि के समय पृथ्वी का आपेक्षिक ताप कम होने के कारण पृथ्वी समुद्र की अपेक्षा शीघ्र ठंडी हो जाती है, जबकि समुद्र का जल गर्म होता है। इसलिए समुद्र के तल से गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है और उसका स्थान लेने के लिए स्थल की ओर से वह ठंडी वायु चलने लगती है। इन संवहन धाराओं को स्थलीय समीर कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये देखिए ये मैथ का सवाल है। मैथ रीजनिंग अपने से देखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाले घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो घड़ी क्या होगी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुस्त हो जाएगी। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाले घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो घड़ी सुस्त हो जाएगी। यदि वस्तु एक निश्चित समय के बाद निश्चित मार्ग पर बार बार अपनी गति दोहराती है तो वस्तु की गति को आवर्त गति हम लोग कहते हैं। एक कंपन या दोलन पूरा करने में लगा समय को हम लोग आवर्तकाल अर्थात टी से उसे संबोधित करते हैं। और आवृत्ति के बारे में अगर जैसे n = अगर पूछा जाए तो एक सेकेंड में जितना बार ये कंपन ऐसे ऐसे ये होता है उसे हम लोग आवृत्ति कहते हैं।
आवृत्ति अगर निकालने का समय है तो उसे 1 बटे आवर्तकाल बराबर 1/t इक्वल टू, या फिर अगर t 1/t कर दें या फिर t-1 कर दें तो यही आपको इसे हम हर्ट्ज में भी जानते हैं। सरल लोलक का आवर्तकाल t इक्वल टू 2π√1/g हो जाता है। पृथ्वी के सतह से ऊपर या सुरंग के अंदर जाने पर आवर्तकाल बढ़ेगा और g का मान घटेगा। सरल लोलक की घड़ी को पहाड़ी पर या चंद्रमा की ओर ले जाएं तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा, अतः यह घड़ी सुस्त हो जाएगी। अगला प्रश्न देखेंगे। जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन सा परिवर्त्य प्रभावित होंगे? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग। जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है तब केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग प्रभावित होते हैं। प्रकाश की तरंगों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर आवृत्ति अप्रभावित रहती है। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर वह अपने वास्तविक मार्ग से विचलित हो जाती है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण प्रकाशीय विरल माध्यम से जो है प्रकाशीय सघन माध्यम में प्रवेश करती है, जो वह माध्यम के पृष्ठ पर खींचे गए लंब की ओर मुड़ जाती है। आप इसे आप चाहे तो प्रकाश जो है सघन के, ऐसे आप इस फिगर के माध्यम से भी जान सकते हैं कि अगर कोई प्रकाश ऐसे आता है तो अगर आपको ये आपको हवा में इधर हवा है और अगर कांच में जाना है तो उसे ये इधर मुड़ जाता है। तो प्रकाश जो है सघन माध्यम में प्रकाश का वेग कम जबकि विरल माध्यम में अधिक होता है। प्रकाश की किरणें विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल एवं तरंगदैर्घ्य घट जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये देखिए, इसमें है कि एक पिंड कुल दूरी का आधा भाग v1 से यात्रा करता है तथा शेष आधा वेग v2 से करता है, तब उस पिंड का औसत वेग क्या होगा? तो इसे जो है आप अगर कोई पिंड जो है आधा दूरी v1 से करता है, शेष v2 से करता है, तो पिंड का औसत वेग निकालने के लिए आपको 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2 अगर आप कर लेते हैं तो इसका जो है मान निकल जाएगा। तो ऐसे इस प्रश्न का जो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे। एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है क्योंकि? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। एक्स किरणों की जो तरंगदैर्घ्य है तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की जो दूरी का परिमाण की कोटि है वह समान होती है। यह सिद्धांत जो है एक्सरे विवर्तन के ब्रॉग नियम के द्वारा सिद्ध किया गया है। ब्रॉग के नियम के अनुसार जब किसी क्रिस्टल पर एक्स किरण आघात करती है तो वह निम्न रूप से विवर्तित होती है, जैसे 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। अगला प्रश्न देखेंगे। अब इसमें जैसे कुछ एक्स किरण की अगर पूछा जाए तो एक्स किरण की खोज रोंटगन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देख लेंगे। मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाए ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक तथा उल्टा। मनुष्य के नेत्र पर जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक होता है क्योंकि वह देखा हुआ सही है, और लेकिन उल्टा बनता है क्योंकि वह उसके अपोजिट होता है, वह उल्टा होता है। रेटिना जो है हमारे आँख में पर्दे की भांति कार्य करते हैं। यह जो है छड़ तथा शंकु जैसा शंकु से बना होता है। रेटिना में जहाँ रॉड्स एवं कोण की संख्या अधिक होती है वहाँ प्रतिबिंब बहुत स्पष्ट बनता है। इस क्षेत्र को पीत बिंदु या येलो पॉइंट भी कहते हैं। मानव नेत्र उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। नेत्र का आइरिस जो है रंग जो है आइरिस पर डिपेंड करता है। आइरिस नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश का मात्रात्मक नियंत्रण करता है, अर्थात जो आँख में आपको ये जो बीच में पॉइंट होता है अगर उसमें लाइट जो जाती है तो वह उसे अपने अनुसार से कम या ज़्यादा करती है। अगला प्रश्न देखेंगे। सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिंकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेटिंग की दर को मंदित करना। सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम में के अंतर्गत जो है क्लिंकर में जो चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य होता है इसका सेटिंग की दर को मंदित करना होता है। सीमेंट कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है।
सीमेंट का जो घटक है आपको उसमें आपको CaO जो है चूना आपको 60 से 65% होता है। उसके बाद सिलिकॉन ऑक्साइड जो सिलिका होता है SiO2 ये आपको 20 से 25%। उसके बाद एल्यूमिना 5 से 7%, फेरस ऑक्साइड 2 से 3% और मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको 2 से 3%। उसके बाद जिप्सम 1.5 से 2% होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीथेन। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन है। प्राकृतिक गैस में जैसे मीथेन में 83% और इथेन 16% का मिश्रण होता है। इसीलिए ये मीथेन की जो परसेंटेज अधिक होने के कारण से इसे मुख्य अवयव मीथेन ही माना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जैसे ये मैथ है, मैथ को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम हो जाएगा। पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए आवश्यक तत्व मैग्नीशियम है। क्लोरोफिल जो है क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। क्लोरोफिल 4 पायरोल रिंग की बनी हुई संरचना होती है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर रीडिंग एक समान होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। -40 डिग्री सेल्सियस पर जो है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट ये दोनों समान रीडिंग देता है। अब इसमें अगर सूत्र से अगर आप निकालेंगे तो C/100 = F-32/180। फ़ारेनहाइट का यहाँ पे सबका जो 100 पर लिया गया है। फ़ारेनहाइट का इसमें अगर पूछा जाए तो आपको x/100 = x-32। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसमें से वो जो रिजल्ट निकलेगा उसके अनुसार से -40 डिग्री फ़ारेनहाइट या सेल्सियस निकलता है। अगर आपको सेंटीग्रेड और केल्विन में संबंध पूछा जाए तो आपको केल्विन = डिग्री सेल्सियस प्लस 273 अगर कर देंगे तो आपको केल्विन में मान निकल जाएगा। फ़ारेनहाइट एवं केल्विन में संबंध अगर स्थापित करना हो तो इसके लिए आपको केल्विन जो है केल्विन के लिए भी उसमें से सीधा सूत्र को जो फॉर्मूला होता है उसको आगे पीछे आप करके चाहे तो निकाल सकते हैं। अगर आप टेम्परेचर के लिए हम जो स्केल अपनाते हैं वो जैसे 5 प्रकार के हम लोग इस्तेमाल करते हैं, सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, रोमर एवं रैंकिन। तापमान का जो SI मात्रक है वह केल्विन होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये देखिए रीजनिंग है ये सब। अगला देखिए, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारी जल हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त पदार्थ एवं उनके जो गुण है, जैसे कि मंदक के लिए आपको न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना होता है। जैसे इसके उदाहरण साधारण जल या भारी जल या ग्रेफाइट होते हैं। ईंधन के रूप में जो है जो यूज होते हैं पदार्थ उसका काम है उष्मा उत्पन्न करना, जैसे यूरेनियम 235 है। उसके बाद जैसे शीतलक अर्थात उसे जो नाभिकीय रिएक्टर में जो उत्पन्न उष्मा को ऊर्जा अवशोषित कर लेता है उसका, तो उसके लिए आपको भारी जल का उसका भी यूज करते हैं। द्रवित सोडियम का यूज करते हैं। और कभी कभी होगा कि जो नियंत्रक छड़ होता है उसका क्या यूज करते हैं। तो जैसे नाभिकीय रिएक्टर में उत्पन्न अधिक न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेने के लिए उसका यूज करते हैं। इसमें हम जो है बोरॉन का क्षार, कैडमियम, इंडियम और सिल्वर का हम लोग उसमें प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये देखिए इसमें मैथ का है। मैथ का ये सब सवाल आप जो है वो जरूर देखेंगे। अगला देखिए, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्बोहाइड्रेट। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद कार्बोहाइड्रेट है। जब पादप कार्बन डाइऑक्साइड विसरण विधि द्वारा वायुमंडल से प्राप्त कर भूमि से परासरण विधि द्वारा जल प्राप्त कर क्लोरोफिल एवं सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जो ग्लूकोज का निर्माण करता है, तब यह संपूर्ण प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में 2 प्रकार की अभिक्रियाएं होती है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिकी जो अभिक्रिया होती है इसमें जो है प्रकाशिकी अभिक्रिया में जो है ग्रामा में तथा अप्रकाशिकी अभिक्रिया स्ट्रोमा में होता है। प्रकाशिकी संश्लेषण में जो अभिक्रिया में जो उत्पन्न O2 है जल से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये देखिए रीजनिंग का सवाल है, इसे आप लोग देख लेंगे।
इसमें जो रीजनिंग के सवाल होते हैं वो आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए होते हैं, बहुत टफ नहीं होते हैं। एस्बेस्टस से के कारण से होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एम्फेसेमा हो जाएगा। एस्बेस्टस के कारण एम्फेसेमा रोग होता है। धूल के जैविक प्रभाव के कारण से होने वाले कुछ अन्य रोग हैं, जैसे कोयले के धूल के कारण से आपको एंथ्राकोसिस रोग हो जाता है। सिलिका के धूल के कारण से जो है सिलिकोसिस हो जाता है। लोह कण के जो धूल के कारण से सिडोरोसिस और लोह माइता हो जाता है। गन्ने की धूल के कारण से बोगासोसिस हो जाता है। कपास की धूल के कारण से बाइसिनोसिस हो जाता है। अनाज की धूल के कारण से कृषक फुफ्फुस हो जाता है और तंबाकू की धूल के कारण से टोबेकोसिस हो जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेंगे, इंसुलिन उत्पादित होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पैनक्रियाज या अग्नाशय के द्वारा। इंसुलिन जो है अग्नाशय के द्वारा उत्पादित होता है। अग्नाशय की को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। इसकी आइसोलेट ऑफ जो लैंगरहैम्स है कि बीटा सेल से इंसुलिन जो है हार्मोन स्रावित होती है, जो रक्त शर्करा को जो है कंट्रोल करने का काम करता है। इंसुलिन हार्मोन के कम स्राव के कारण रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे डायबिटीज मेलिटस नामक रोग हो जाता है। अग्नाशय के अल्फा सेल से ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां हैं क्या? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फिबुला तथा टिबिया। मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां फिबुला तथा टिबिया है। फीमर जो है आपको ये दोनों जांघ में होती है, और ये जो है फीमर जो है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। ह्यूमरस ऊपरी बाहु में पाए जाने वाली अस्थि है। रेडियस प्लस अल्ना जो है अग्र बाहु में पाए जाने वाली अस्थि है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विटामिन ए की कमी के कारण से क्या होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की कमी के कारण से रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं। इसके प्रमुख जो स्रोत हैं गाजर एवं हरे पत्तेदार सब्जियां हैं। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 45 से 50 ग्राम विटामिन ए की आवश्यकता होती है। विटामिन की खोज आपको होमियोस्टर के द्वारा किया गया, जबकि इसका जो नामकरण है आपको फंक ने दिया था। विटामिन सामान्यतया दो प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। इसे जल में जो घुलनशील हैं वो बी और सी होते हैं, और वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई के होते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये मैथ का सवाल है। अगला प्रश्न देखिए, वायु का वेग संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, दाब प्रवणता से। वायु का वेग संबंधित है दाब प्रवणता से। दाब प्रवणता के कारण चक्रवात तथा प्रतिचक्रवात उत्पन्न होते हैं। यदि आंतरिक दाब निम्न, बाह्य दाब उच्च हो तो वायु की गति बाहर से अंदर की ओर होता है, इसे चक्रवात कहते हैं। यदि आंतरिक दाब उच्च हो, बाह्य दाब निम्न हो तो वायु की गति अंदर से बाहर की होती है, इसे प्रतिचक्रवात कहते हैं। वायु की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वायु की गति की दिशा का पता लगाने के लिए विंड मिल का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अधिवृक्क ग्रंथि से। मानव शरीर में जो ब्लड प्रेशर होता है अधिवृक्क ग्रंथि से जो है कंट्रोल होता है। एड्रिनल ग्रंथि जो है वृक्कों के ऊपर स्थित होती है। एड्रिनल ग्रंथि को 4S या 3F ग्रंथि भी कहते हैं। 4S इसलिए कि यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी, सेक्स हार्मोन, साल्ट रिटेनिंग या शुगर मेटाबॉलिज्म के लिए भी जिम्मेवार इसे माना जाता है। एड्रिनल ग्रंथि को लरो या ओरो हार्मोन के लिए भी इसे जाना जाता है। और 3F इसलिए कि फ्राइट और फाइट के नाम से इसे जाना जाता है। थाइमस ग्रंथि हृदय के सामने स्थित होता है। यह बच्चों में सक्रिय होता है तथा लैंगिक परिपक्वता के पश्चात यह महत्वहीन हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कंप्यूटर में वायरस संबंधित है। इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोग्राम से।
कंप्यूटर का वायरस प्रोग्राम से संबंधित होता है, या मैलियस जो है, जिसको मैलवेयर भी कहते हैं, मैलिशियस प्रोग्राम है। कुछ कंप्यूटर के जो वायरस हैं उनके नाम आपको जानने जरूरी हैं, जैसे क्रिप्टो लॉकर, आई लव यू, माई डूम, स्टॉर्म वर्म, अन्ना कॉर्निकोवा, स्लेमर और स्टक्सनेट। तो ये जो है कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ वायरस के नाम हैं। यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अपनी अनुलिपि कर सकता है और उपयोगकर्ता को अनुमति के बिना ही जो है कंप्यूटर में को संक्रमित कर देता है। सबसे पहला कंप्यूटर वायरस क्रीपर था जो अर्पानेट पर खोजा गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, क्योंकि? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें शिथिलताबद्ध जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं। अधातुएं जो है सामान्यतया तो ये विद्युत की कुचालक होती हैं, परंतु ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है, क्योंकि इसमें जो है शिथिलबद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्रेफाइट के जो कुछ अन्य गुण हैं, जैसे कार्बन के ये रवादार अपरूप हैं, यह जो है षटफलकीय संरचना होता है इनका, और ये इसका sp2 संस्करण होता है। इसका उपयोग पेंसिल में इलेक्ट्रोड के निर्माण में तथा रंग बनाने में होता है। कार्बन के दो प्रमुख अपरूप हैं, रवादार अपरूप जैसे हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन एवं ग्रिफिन, और बेरवादार अपरूप हैं कोयला, कोक एवं चारकोल। ग्रेफाइट को हम लोग काला शीशा के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। ये देखिए, ये सब मैथ रीजनिंग का सवाल है, तो मैथ रीजनिंग अपने अनुसार से आप लोग हल करेंगे। वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाइट्रोजन। जो हमारे जो वायुमंडल में है, नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक होती है 78%, और उसके अलावा 21% जो है ऑक्सीजन या 1% अन्य गैस है, जैसे आर्गन, नियन, हाइड्रोजन, जलवाष्प इत्यादि। नाइट्रोजन का रासायनिक प्रतीक N होता है तथा इसका परमाणु संख्या 7 होता है। नाइट्रोजन की खोज स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक डैनियल रदरफोर्ड के द्वारा 1773 ईस्वी में की गई थी। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को जो है पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। अगला प्रश्न देखेंगे। ये देखिए, आपको परसेंटेज और ये जो है रीजनिंग और मैथ का सवाल फिर आ गया है। मैथ और रीजनिंग के जो सवाल हैं इसे आप लोग अपने स्तर से ही सॉल्व करेंगे। मैथ और रीजनिंग इसमें सब बराबर बराबर मात्रा में दिए हुए रहते हैं, तो मैथ रीजनिंग के सवाल जो भी हैं ज़्यादातर उसे आप लोग अपने स्तर से ही देखेंगे। अब कुल मिला के ये जो भी सवाल है संभवतया ये मैथ और रीजनिंग में ही ये समाप्त होंगे। तो इस प्रकार देखिए, ये जो है यहाँ पर 150वां क्वेश्चन जो है, इसके साथ ही हमारा ये प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। तो आपसे जो भी बच्चे हैं अभी एसएससी का फॉर्म भरे हैं, तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर का जो भी विद्यार्थी फॉर्म भरे हैं, तो उसके लिए पहले कोई भी मॉडल प्रैक्टिस सेट देखने से पहले ये जानना जरूरी है कि आप किस प्रकार के फॉर्म पहले क्वेश्चन आ चुके हैं, तो और कैसा आप उसका फॉर्मेट देख के तैयारी करते हैं। तो इसी कारण से हमने इस जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसका हमने डिटेल में बताने का प्रयास किया है, ताकि आप जो है इसी टाइप के जो है आगे आने वाले प्रैक्टिस सेट को आप तैयार करें। और इसी प्रकार से जब हम आगे होगा तो और दूसरे जो प्रैक्टिस सेट आएंगे तो उसका भी तैयारी करवाएंगे। पहले जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है पहले उसे हम लोग देख लेते हैं। तो मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।